हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जा रहा है एलिवेटर है जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, यही ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। फर्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप टाइम पीरियड निकालें इसका और इसका, और एक और सिचुएशन आपको दिया जाएगा कि एक एलिवेटर है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है और उसका आपको क्या निकालना है। तीन सिचुएशन है, ये इस टाइप से है। समझिए, इसका लेंथ L है, मास M है, और ये जो है ऊपर V कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपको निकालना है तीनों सिचुएशन में टाइम पीरियड, और एक और सिचुएशन देंगे। पहले ये तीनों सिचुएशन पे हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इट सेज एलिवेटर इज गोइंग विथ एक्सेलरेशन a पर मीटर स्क्वायर, और ऑफ कोर्स सेकंड एलिवेटर जो है नीचे जा रहा है वो भी a एक्सेलरेशन से। आपको सारे का टाइम पीरियड निकालना है, और ये आपका सारा का लेंथ L दिया हुआ है, मास M दिया हुआ है, और आपको निकालना है। जैसे कि टाइम पीरियड का हम फॉर्मूला बताए थे, 2π L/g। अब g जो होता है, कहे g का वैल्यू अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग होगा, g भी वेरी करता है। तो g अब नहीं लिखेंगे इसको, अब लिखेंगे g इक्विवेलेंट। g इक्विवेलेंट, g अब नहीं होगा, अब g होके ही इक्विवेलेंट हो जाएगा। मतलब अब इसका समझेंगे g इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। अब ध्यान से देखिए, जब ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा तब इस पे जो g यानी कि g का जो वैल्यू रहेगा वो चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि अब रिलेटिव मोशन हो रहा है। आप सोचिए कि हमको अब निकालना है g का वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर। ये एलिवेटर फर्स्ट पोजीशन है, इसको आप सेकंड पोजीशन बोलिए, और ये आपका थर्ड पोजीशन है। तो जब इस पोजीशन में रहेंगे, जब पोजीशन 1 में जब एक्सेलरेशन इसका जो है a से ये ऊपर जा रहा हो एलिवेटर, और इसका हमको निकालना है टाइम पीरियड, तो g इक्विवेलेंट है, लेंथ तो चेंज नहीं होगा। अब जब ये ऊपर जाएगा, और इसमें आप समझिए कि विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, जब एलिवेटर में समझिए कि आप बैठ गए तो आपको क्या फील आएगा। जब आप इसमें रहेंगे तो आपको फील आएगा कि ये जो एलिवेटर है ए एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जा रहा है। आप जब इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, तो आपको लगेगा कि एलिवेटर क्या है, रुका हुआ है। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को फिजिक्स में बनाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा फील कीजिए कि आप ये एलिवेटर में बैठे हुए हैं। एलिवेटर में जब आप बैठिएगा तो क्या लगेगा, एलिवेटर चल नहीं रहा है, एलिवेटर रुका हुआ है, और आपको लगेगा एलिवेटर रुका हुआ है, और इस पे नीचे के ऊपर जब जा रहा है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं सीडो फोर्स। सीडो फोर्स। जब आप एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जब एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और अगर आपका मास m हो, तो आपको लगेगा कि हम तो रुके हुए हैं, बस मेरे ऊपर फोर्स एक लग रहा है, वो भी नीचे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। जबकि जाइए ऊपर रहा है तो आपको लगेगा नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और कितना लग रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर जो कि आपका a है, और मास जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए, मास ऑफ दिस पर्सन, जो आप अगर बैठे हो तो आपका जितना मास है तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इतना सीडो फोर्स आपको फील होगा, और वो भी किस डायरेक्शन में। आपको लगेगा कि हमको कोई ऊपर जब आप जा रहे हो तो आपको लगेगा हम तो रुके हुए हैं, हम पे इतना फोर्स नीचे दबाया जा रहा है, तो आपको लगेगा इतना फोर्स से मुझे नीचे दबाया जा रहा है।
तो अब निकालेंगे जी इक्विवेलेंट। लेंथ तो चेंज नहीं होगा चाहे कितना भी एक्सेलरेशन आ जाए, तो टाइम पीरियड में चेंज किसके वजह से आएगा, जी इक्विवेलेंट। अब जी रहा नहीं है, अब जी का वैल्यू चेंज किया। अब कितना से चेंज किया, ऐसे अगर एलिवेटर रुका हुआ होता तो जी का वैल्यू जी होता, लेकिन जब एलिवेटर मूव कर रहा है और जब इसके रिस्पेक्ट में आप बात करें तो उसको लगेगा कि एम एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, और नीचे एक और फोर्स लगता है इस पे एम जी। तो देखिए एक एम जी लगा, वो तो नॉर्मल हमेशा लगता है। नीचे के डायरेक्शन में एक और सीडो फोर्स लगा। सीडो फोर्स क्यों लगा, क्योंकि आप अगर एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो एलिवेटर आपको लगेगा कि एलिवेटर मूव नहीं कर रहा है, एलिवेटर रुका हुआ है, बस उस पर एक फोर्स लग रहा है जो उसको ऊपर जाने से रोक रहा है। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने से जो रोक रहा है उस पर पीछे के डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है, उसको रोकने के लिए कि वो ऊपर ना जाए, उसको रोकने के लिए पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। इसी को कहते हैं सीडो फोर्स। एक्चुअली में इसका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, ये सीडो है, इसका एग्जिस्टेंस होता नहीं, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे होते हैं और इसमें हम एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, दैट इज एम ए। मास ऑफ मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बात करें तो वो, अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें कि इस बॉब पे कितना फोर्स लगेगा, बॉब को लगेगा कि हम तो भाई रुके हुए हैं और हम पे फोर्स लग रहा है मास ऑफ दिस बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, वो हमें ऊपर जाने से रोक रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो एम ए, और इसका अगर मास कैपिटल ए ले लें तो इसको इसके रिस्पेक्ट में बात करें, इस मैन के रिस्पेक्ट में तो एम ए। तो अभी हम बॉब के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ये इसको बॉब समझिए। तो आपको क्या लगेगा, हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना इसका टाइम पीरियड। इसके रिस्पेक्ट में अगर सीडो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर। इसको लगेगा कि हम रुके हुए हैं और मुझे ऊपर जाने से कोई रोक रहा है, वो है सीडो फोर्स। और कितना से रोक रहा है, एम ए मास ऑफ दिस मैन इनटू एक्सेलरेशन। अब हम निकालेंगे जी इक्विवेलेंट। जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जी इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा, अब देखिए जब इस पे एक फोर्स पहले से लगेगा एम जी नीचे, और एक फोर्स और लग रहा है सीडो फोर्स, वो भी एम ए, तो दोनों फोर्स इस पे लगेगा तो क्या आ जाएगा, एम ए प्लस एम जी। ये एम जी तो हमेशा लगता है नीचे की तरफ, लेकिन सीडो फोर्स के वजह से एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज एम ए। दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से एम अगर आप कॉमन ले लें तो आपका जी इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट इज ए प्लस जी। तो यहां पे क्या होगा, इसको ऐसा फील लगेगा कि हम पे एक्सेलरेशन है, जी नहीं लग रहा है, ए प्लस जी लग रहा है। तो मास अगर यहां से हम हटा देते हैं, ये तो फोर्स था, और जी इक्विवेलेंट अगर यहां से निकालें बराबर एम ए से एम मास कैंसिल हो जाएगा, और आपको लगेगा, इसको बॉब को लगेगा कि जी से नीचे एक और एक्सेलरेशन लग रहा है, तो इसका जी इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, यहां से ए तो लग ही रहा था, जी तो लग रहा था, लेकिन एक सीडो फोर्स के वजह से इसका एक्सेलरेशन और बढ़ गया। वो कितना से बढ़ गया, तो ए प्लस जी, वेयर ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर, एंड जी इज द, जो पहले से जी होता था, जी का वैल्यू जिसको आप 10 लेते थे, 9.8 लेते थे, वो जो ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लेके आए। तो जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि जी का वैल्यू कैसे कैसे वेरी करता है। तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूला आया जी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस जी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। अब जी इक्विवेलेंट, अब यहाँ से टाइम पीरियड अब हम निकालना आसान हो गया, जी के इक्विवेलेंट के जगह वही रख देंगे, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई, लेंथ तो एल ही है, और जी इक्विवेलेंट आ जाएगा ए प्लस जी। सो न्यू फॉर दिस कंडीशन T1, यानी टाइम पीरियड फॉर पोजीशन 1 के लिए आपके आया 2 पाई रूट ओवर एल।
L/a+g। अब देखते हैं पोजीशन सेकंड के लिए, जब एलिवेटर नीचे जा रहा हो, व्हेन एलिवेटर गोइंग डाउन, जब नीचे जा रहा हो तो क्या फील आएगा। फिर हम वापस से जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम रहे फिजिक्स में, तो आपको क्या बात करना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा कि उसके रिस्पेक्ट में जी का वैल्यू क्या है। अब फिर वापस से इसमें हम बैठ जाएंगे तो हमें क्या फील आएगा, हमें फील आएगा कि हम रुके हुए हैं और हम पे एक फोर्स लग रहा है जिसको कहते हैं सीडो फोर्स। और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर इसका मास आप इसमें इस केस में भी कैपिटल ए ले लें, कैपिटल एम ले लें, तो इस आदमी को क्या लगेगा कि हम कहीं जा नहीं रहे हैं, बस हम पे एक फोर्स लग रहा है जो नीचे जाने से हमें रोक रहा है। नीचे जाने से रोक रहा है, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मास ऑफ दिस मैन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर आपका ए दिया हुआ है, तो मास इनटू दिस मैन एंड एक्सेलरेट, तो इतना से इसको नीचे जाने में रोक रहा है, मतलब इतना फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन। मतलब नीचे जाने में रेजिस्टेंस तो लगता ही है, एयर रेजिस्टेंस, जो कि उसको नीचे जाने से रोक रहा है, उसी को हम सीडो फोर्स, जब हम पढ़ते हैं सीडो फोर्स के नाम से समझिए, तो वो उसको रोक रहा है। कितना से रोक रहा है, अगर मास कैपिटल एम है और एक्सेलरेशन इसका ए है तो इतना से रोक रहा है। अब हमको निकालना है, इसमें भी आपको जी इक्विवेलेंट निकालना है। जब आपको इस केस में जी इक्विवेलेंट निकालना है तो जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब बोथ पे एक फोर्स तो नीचे के डायरेक्शन में हमेशा लगता है mg, और एक ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा, और वो कौन सा लगेगा, सीडो फोर्स। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अगर मास m है, एक्सेलरेशन एलिवेटर का a है तो m है, तो एक ऊपर फोर्स लगेगा। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है g इक्विवेलेंट का वैल्यू। जब हमको g इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है तो क्या निकालेंगे, इस केस में क्या हो जाएगा, तो हमको नेट इसका एक्सेलरेशन निकालना है इस विथ रिस्पेक्ट टू दिस मैन। तो आप क्या देखें, इस पे समझिए बॉब है, बॉब पे एक फोर्स ऊपर लग रहा है, वो कितना लग रहा है ma, नीचे लग रहा है आपका mg। तो अब ध्यान से देखें, नेट एक्सेलरेशन इसमें क्या हो जाएगा, नेट g का वैल्यू, इसी को कहते हैं g इक्विवेलेंट। जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, हो जाएगा तो नीचे ही, क्योंकि एलिवेटर नीचे जा रहा है, तो जाएगा नीचे, तो जा रहा है तो वो mg नीचे ले जा रहा है उसको, लेकिन एक उसको रोकने वाला है, दैट इज अ सीडो फोर्स, तो वो उसको अपोज करेगा, तो नेगेटिव साइन अपोज कर रहा है क्योंकि ये ऊपर लग रहा है, दैट इज ma। सो m अगर कॉमन लेते हैं तो g क्या हो जाएगा, g माइनस a। तो इसका अगर हमको इक्विवेलेंट मास से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ma फोर्स बराबर ma लिखिएगा, m a यहाँ हो जाएगा इक्विवेलेंट mg लिख दीजिएगा, तो g को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे नेट आपको एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, g नहीं, g से थोड़ा सा कम आएगा, g माइनस a। तो ये आपका आ जाएगा जी इक्विवेलेंट का वैल्यू। जी इक्विवेलेंट क्या है, m इंटू जी माइनस ए, जी इक्विवेलेंट आपका आ गया। तो अब इसका अगर टाइम पीरियड निकालते हैं तो 2 पाई, लेंथ क्या है, l है, l लेंथ है, तो l अब g इक्विवेलेंट के जगह पे लिख देंगे, यहां से क्या हो जाएगा, g माइनस ए। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा T2 का टाइम पीरियड इतना हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यही दो, और पिछला वाले में हमारा क्या आया था, T1 का वैल्यू 2 पाई रूट ओवर L g प्लस ए। अब ध्यान से देखिए कितना चेंज कर जाएगा टाइम पीरियड। यही जो है एक्सेलरेशन, अगर ये
इस केस में एक्सेलरेशन देखिए, जी और ए अगर बराबर हो जाएगा, ए का वैल्यू जी के बराबर हो जाए, मतलब कि ये नीचे कितना से आ रहा है 10 से अगर वापस आ रहा है या 9.8 से, तो क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड ये ऑफकोर्स जीरो हो जाएगा। और जब कुछ भी नीचे जीरो होता है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। यानी कि अगर ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से जी एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तब इसका टाइम पीरियड निकलेगा ही नहीं, दैट इज अनडिफाइंड, क्योंकि ये जीरो हो गया। तो जब जीरो हो जाएगा वट एवर इंटू जीरो दैट इज अनडिफाइंड। और उसके बाद इसका वैल्यू कभी, और अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाए, ए का भी वैल्यू ज्यादा हो सकता है, तो अलग अलग सिचुएशन है, जबकि होना नहीं चाहिए, जब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आगे देखते हैं, T1 T2 सिचुएशन का हम निकाल लिए। अब निकालते हैं ये थर्ड पोजीशन का। थर्ड पोजीशन में आपको कह रहा है, इट सेज v वेलोसिटी, v कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं करता है, ये आपको पता है कि एक्सेलरेशन तब चेंज करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, that is the acceleration. But here velocity is constant, nothing will change in acceleration, so its time period is always 2 pi, लेंथ l दे दिया है l/g, so its time period is nothing changing because of its acceleration, g equivalent can't be changed. so तीन हम इसमें देखें, तीन पोजीशन पे अलग अलग। अब एक लास्ट पोजीशन देखते हैं और हम फिर देखेंगे कि उसका टाइम पीरियड चेंज होगा कि नहीं। टाइम पीरियड के लिए आपको पता है क्या चाहिए, 2 पाई रूट ओवर l अपॉन g इक्विवेलेंट। तो आपको क्या निकालना है, g इक्विवेलेंट। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन से ये थोड़ा सा अलग है। प्रीवियस क्वेश्चन में एंगल नहीं फॉर्म हो रहा था, तो अब इसमें हम थोड़ा सा, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इसका टेंशन टी हो, टी टेंशन से ये लटक रहा हो, तो इसका सिंपल हो जाएगा, एंगल इधर बनेगा टी कॉस थीटा और इधर बन जाएगा आपका टी साइन थीटा। ध्यान से देखिए, टेंशन लग रहा है, टेंशन हमेशा दूर जाते हुए दिखाइए, ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए ही टेंशन आप दिखाइए। तो टेंशन का ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये इधर बना रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा और ये टी टेंशन इधर जा रहा है इधर, तो इसका टी का कॉस कंपोनेंट इधर लिए, टी का साइन कंपोनेंट इधर लिए, तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा ऊपर लगे और एक इस पे और फोर्स लगेगा, इसका मास m है, नीचे एक फोर्स लगेगा दैट इज mg, एक ऊपर लगा इसका कॉस कंपोनेंट टी साइन थीटा, और इस पे एक और फोर्स लगेगा। जब ये मूव कर रहा हो तो इस पे टी कॉस थीटा और mg, और इधर डायरेक्शन में इसका लग जाएगा टी साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, g इक्विवेलेंट। g इक्विवेलेंट में आप ध्यान से देखिए, इधर भी एक फोर्स लगेगा, जब ये सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, इस टाइप से फॉलो कर रहा है सर्कुलर पाथ, तो इधर टेंशन इधर mg, इसका सिंपल सा बात है, फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको सिंप्लीफाई करें। और इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो है ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है,
ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, मूव्ड फॉरवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए से ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ए से आगे जाएगा, और जब भी बात करते हैं तो इसमें आपको फिर बैठा देंगे, तो आपको क्या फील करेगा, आपको लगेगा ये आगे जा रहा है तो इसको पीछे जाने के लिए एक सीडो फोर्स लगेगा जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये अगर आगे जा रहा है तो इसके पीछे इधर फोर्स लगेगा, उसको कहते हैं सीडो फोर्स। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू होगा, अगर इस आदमी का मास m है तो हो जाएगा m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर दैट इज a। तो इतना फोर्स से इसको रोका जा रहा है आगे जाने से। अब हम बात कर रहे हैं इस बॉब की, तो बॉब जा रहा है आगे से a, तो इस पे एक और पीछे से की तरफ फोर्स लगेगा। वो क्या लगेगा, इसका बॉब का मास m है और एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर इज दैट इज a, तो इस पे लग गया। अब आपका सिंपल हो गया, ऊपर लग रहा है टी कॉस थीटा, नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है आपको, आगे जा रहा है तो रोकने के लिए इसको एक फोर्स लगा। जब आप एलिवेटर में बैठते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में, तो आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, हम नहीं जा रहे हैं, हम पे बस एक फोर्स लग रहा है, वो सीरो फोर्स के टर्म में फोर्स लग रहा है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिधर आप जाते हैं उसके अपोजिट लगता है। मास इन दिस बॉब एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर। अब आप सिंपल है, ऊपर टी कॉस थीटा, नीचे mg, इधर लग रहा है टी का कॉस कंपोनेंट हुआ तो टी कॉस थीटा, इधर टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। सोचिए कि ऐसा बॉब लटका हुआ है, ये थीटा एंगल है, और इधर टेंशन लग रहा है टी, तो टी का इधर हो जाएगा टी कॉस थीटा, एग्जैक्टली नीचे लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। इधर टी कॉस थीटा हुआ तो इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, नीचे mg लगता है, और इस राइट साइड एक सीडो फोर्स लग रहा है दैट इज मास ऑफ दिस बॉब एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस एलिवेटर। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है। अब लिखिए एट इक्विलिब्रियम, अब तो कुछ बचा नहीं, एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स दैट इज टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा जो कि है mg के बराबर। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा, सिंपल सा बात है। एट इक्विलिब्रियम लिखिएगा तो टी कॉस थीटा जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, एग्जैक्टली टी साइन थीटा इधर लग रहा है तो टी साइन थीटा वो आपका एम ए के बराबर हो जाएगा। ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। अब ये आपका हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करें, हमको क्या निकालना है, हमको टाइम पीरियड निकालना है, और टाइम पीरियड के लिए क्या चाहिए, जी इक्विवेलेंट, क्योंकि लेंथ चेंज नहीं होने वाला है, लेंथ एल है, इसका लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, एल लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ चेंज नहीं करने वाला है। इक्वेशन फर्स्ट से अब हमको टी को क्या करना है, यहां से टी को एलिमिनेट, फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हमको क्या करना है, इसमें टी को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन ऑफ टी। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जी इक्विवेलेंट। तो जी इक्विवेलेंट करने के लिए टी का आपको क्या निकालना पड़ेगा, टी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब लिखिएगा एलिमिनेट कैसे होगा, तो इस टाइप के इक्वेशन में लिखेंगे ए स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, ऐड। ये आपका है इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करना है प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके हमको ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे, पहला करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी, यहां से आप निकालें तो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर। हमको टेंशन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम जी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड
दोनों को क्या कर लेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहां से करेंगे तो टी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो टी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से आ जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1। यहां से आपका आ जाएगा एम जी का होल स्क्वायर प्लस एम ए का होल स्क्वायर। यहां से अगर टेंशन का वैल्यू डायरेक्ट निकालें तो क्या आ जाएगा, ये आपका 1 हो गया, तो t इज जस्ट इक्वल टू रूट ओवर एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो यहां से टेंशन का हमारा वैल्यू आ गया, m बाहर निकाल लीजिए, टेंशन क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, हमको क्या चाहिए, g इक्विवेलेंट। तो यहां से m बाहर आ जाएगा और रूट ओवर आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। हमको क्या है, यहाँ पे मास में जो मल्टीप्लाई होता है वो एक्सेलरेशन होता है और हमको g इक्विवेलेंट चाहिए। तो g इक्विवेलेंट इस केस में क्या आएगा, g इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2 पाई एल, लेंथ एल रहेगा, और जी इक्विवेलेंट क्या आ गया आपका, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का रूट। तो ये आपका हो गया टाइम पीरियड। दिस इज रिजल्ट, यही आपसे पूछा था। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें सारा इक्वेशन फर्स्ट आया, इक्वेशन सेकेंड आया, वहां से टी निकाल लिए, टी और एक चीज और डिवाइड करते तो इलिमिनेट हो जाता, जबकि हमको टी से ही निकलता, हमको जी इक्विवेलेंट निकालना होता है। तो ये क्वेश्चन आपका 4 पार्ट्स में था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। सो अब देखते हैं इस पे एक और प्रॉब्लम करके, उसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड पेंडुलम। अब देखिए ये है आपका कंपाउंड पेंडुलम, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड है और इस पॉइंट को बोलते हैं सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी का मतलब है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है आपका पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, और ये जो है आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, अब इसमें आपको क्या देखना है कि वही टाइम पीरियड निकालना है, और सिंपल पेंडुलम पे कम क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंड पे ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका हमको क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो हर बार की तरह रीस्टोरिंग फोर्स, इस समझिए कि इस टाइप से मूव करते रहता है। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जिससे हम लटका के रखते हैं, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, और ये ओ पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। इस पॉइंट पे ऑसिलेट करता है, और इसके बीच का जो गैप होता है इसको के स्क्वायर बाय एल से डिनोट किए। अब ध्यान से देखते हैं, अब इसका हम निकालेंगे, ये आपका एल होगा, लेंथ इसका एल होगा। रीस्टोरिंग टॉर्क, जब रीस्टोरिंग टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क आर लिखें, आर फॉर रीस्टोरिंग। यहां से जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी, अब थीटा एंगल बना रहा है तो इधर हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा, ये फोर्स है, और इसका समझिए कि एल, लेंथ है एल, तो इंटू एल, तो ये आपका हो जाएगा
टॉर्क, इसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स हम पूरा एसएचएम में देखें, अब यहाँ पे आपका लगा रीस्टोरिंग टॉर्क mg sin थीटा। अब देखिए जब ये एंगल बनाए, इसमें दो फोर्स हो जाए, इधर थीटा है तो ये ऑफ कोर्स इधर आप निकाल लीजिएगा तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा इसका mg, नीचे लगेगा आपका mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी mg। तो mg का जब भी आप निकालेंगे तो ये थोड़ा सा फोर्स mg इधर लगेगा और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इधर चला जाएगा, तो इसका इससे ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा है तो ये थीटा, तो mg का इधर कॉस कंपोनेंट, mg का इधर कॉस कंपोनेंट लगा, किधर, इधर टेंडियंस इसी डायरेक्शन में। लेंथ ये आपका l लेंथ है, थीटा एंगल से है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, तो mg cos थीटा इधर लगा। और लेकिन इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या लगता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लगेगा mg sin थीटा, और mg sin थीटा के वजह से ही ये इस पोजीशन से इस पोजीशन गया, टेंडेंशियली लग रहा है। तो फोर्स हम cos थीटा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में लगता है, लेंथ के डायरेक्शन में। लेकिन मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट इस टाइप से होता है, मूव इस टाइप से कर रहा है, यहाँ से इस पोजीशन को इधर तक जाने में कौन फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगाता है टेंडेंशियली, उसको बोलते हैं mg sin थीटा। अब टॉर्क तो जैसा कि आप पढ़े होंगे, टॉर्क रोटेशन का है, टॉर्क क्या आता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, लेंथ भी नहीं परपेंडिकुलर लेंथ इसको कहते हैं, परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये आपका हो गया टॉर्क। अब यहां हो जाएगा रीस्टोरिंग टॉर्क, फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और इसका लेंथ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेंथ आपका है l, तो क्या हो जाएगा mg sin थीटा इंटू l। तो ये आप याद रखिए, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, ये आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया जाता है। अब ध्यान से देखिए, रीस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा इंटू l। जब थीटा बहुत स्मॉल हो, ये हम पिछला बार भी बताए थे, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन sin थीटा इज जस्ट इक्वल टू थीटा, sin थीटा थीटा के बराबर हो जाएगा, तो यहां से टॉर्क आ जाएगा mg sin थीटा से डायरेक्ट थीटा हो जाएगा। और अगर लेंथ इसका l हो, l इसका लेंथ है, और यहां से डिस्प्लेस अगर किया, ये लेंथ अगर हम x ले लेते हैं, लेंथ इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का लेंथ आपका हो जाएगा l, लेकिन ये इस पॉइंट से इस पोजीशन को अटेंड किया, तो समझिए कि उस पोजीशन को टुवार्ड्स मीन पोजीशन से कितना दूर गया, x गया। तो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन ये जब रुका हुआ है और इससे इस टाइप से जाएगा, फिर वापस से इस पोजीशन को अटेंड करेगा, तो यहाँ l के जगह पे हम क्या ले लेंगे, x। l क्या है, लेंथ, यहाँ पे x ले लेते हैं, तो mg, थीटा जब बहुत स्मॉल हो तो साइन थीटा थीटा के बराबर हो जाता है इंटू x। अब इसमें एक चीज और है, ये आपका टॉर्क आ गया। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका आ गया टॉर्क। अब हम इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क से अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, जैसा कि हम एसएचएम में हर बार की तरह क्या लिखते हैं, समथिंग कांस्टेंट इंटू x। हर बार की तरह इसको रिलेट करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा थीटा के बराबर है, ये आपका है r फोर रीस्टोरिंग टॉर्क। और यहां से जब हम यूज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, x डिस्प्लेसमेंट हुआ, और नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, मीन पोजीशन इसका ये है, उससे दूर जाएगा तो इसमें नेगेटिव साइन लगेगा। तो नेगेटिव साइन ये बताता है कि मीन पोजीशन से अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x को लिख लीजिए, x क्या है यहाँ,
डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। और आपका क्या आ गया, टॉर्क। टॉर्क एक्चुअली में होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या होता है वहां पे, अल्फा हो जाता है एक्सेलरेशन, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क के बराबर हम डायरेक्ट लिखते हैं आई अल्फा। अल्फा क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे रिस्टोरिंग, दैट इज अल्फा इंटू ए, यहां हो जाएगा एम जी साइन थीटा, थीटा में चेंज हुआ, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये एक्स से डिस्प्लेस हुआ, कॉस थीटा इसके लेंथ के अपोजिट लगता है, और ये आपको लगता है उसके टेंडेंशियली की वजह से ही ये मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा आपका एम जी बाय आई, आई क्या है, आई लिख देते हैं, अल्फा है यहाँ पे, ये आपका है एम ओ आई, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपका है एक्सेलरेशन। अब यहां से आपको अब सिंपल सा निकल गया अल्फा, थीटा भी रहेगा यहाँ पे इंटू एक्स। अब जानते हैं ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन से डायरेक्ट आपका आगे सम कांस्टेंट इंटू एक्स जब आ जाए एक्सेलरेशन, जैसा कि एफ में हम पूरा एसएचएम में बताएं, समथिंग कांस्टेंट इंटू एक्सेलरेशन रहे, तो कांस्टेंट जो होगा वो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो इस टर्म में आ गया, नेगेटिव साइन कह रहा है कि अबे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है, तो अब इसको डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये कांस्टेंट के, कांस्टेंट क्या है एम जी थीटा अपॉन आई, आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मास है, जी उसका ग्रेविटी है। तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा आपका, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, और ओमेगा आ गया तो समझिए कि टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, रूट ओवर एम जी थीटा अपॉन आई। तो यहाँ से टाइम पीरियड अगर निकालेंगे इस कंपाउंड पेंडुलम का, तो 2 पाई अपॉन एल, लेंथ एल है, यहाँ से 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख देंगे, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो जब लिखिएगा तो 2 पाई, तो ऊपर चला जाएगा आई, नीचे आ जाएगा एम जी थीटा। तो ये आपका अब आ गया टाइम पीरियड किसका, इस कंपाउंड पेंडुलम का। सी जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ये पॉइंट है, अगर इसका नाम दे देते हैं, इसका पी नाम दे देते हैं, इसका ओडेस दे दिया और इसका ओ ले देते हैं। तो सी जी है पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, ओडेस है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, अब पी क्या है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो इसका आपका आ गया, इस पे बेस्ड बहुत सारा प्रॉब्लम हम देखेंगे एक एक करके। तो ये आपका आ गया, और यहां जहां x आप लिखे हैं, x उसको आप l से रिप्लेस कर दें, क्योंकि ये जो है लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, ये थीटा एंगल से मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो सारे जगह जहां x था वहां पे हम l पुट कर देंगे, क्योंकि इसमें जो एंगल जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल के थ्रू इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो थीटा यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी, थीटा के जगह पे एक्स को रिप्लेस कर दिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारा चीज जो है यहाँ एंगुलर चल रहा है, लिनियर चलता तो
वहां पे x होता, यहाँ पे l हो जाता, तो हर बार की तरह यहाँ पे थीटा के जगह जहां जहां भी थीटा था वहां पे l हो जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड 2πi/l। बाकी सारा चीज वही होगा जो पहले से था। अब ध्यान से देखते हैं इसमें 2 पॉइंट लेने का क्या क्या वजह है, उसको भी हम देखेंगे। थीटा से डिस्प्लेस्ड किया गया, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। लीनियर होता तो x लेते, यहां पे एंगुलर है, बाकी सारा चीज वही रहेगा। अब ध्यान से देखते हैं, एक चीज और थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लीनियर नहीं हो रहा। लीनियर होता तो x लेते। इसमें x की जगह पे आप लिख लीजिए थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये थीटा एंगल से ये घूम रहा, इसमें लीनियर कुछ भी नहीं है। तो और हम देखते हैं कि ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन और पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, ये मूव या तो इसके थ्रू करेगा या इसके थ्रू करेगा। इसके थ्रू करेगा तो ये लेंथ आपको हम बताएं k²/l। ये कैसे आया है इसको भी हम एक एक करके देखेंगे। जैसा कि रोटेशन में ये बताया जाता है, पैरेलल थ्योरम होता है, एक परपेंडिकुलर थ्योरम होता है, और जब इसके अबाउट ये लेंथ आपका l है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से l, और ये वाला देखिए, तो यहां से आया आपका टाइम पीरियड क्या है 2πi, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mg/l, लेंथ है इसका l, मास g, i क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देख रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू है। अब इसी को हम इसके थ्रू ले लें, पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के थ्रू, तो क्या लिखेंगे इसमें, लेट बी MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, इसके थ्रू ओडेस के थ्रू अगर हम इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा ml², और इसको अगर थोड़ा सा देर के लिए k ले ले, k ये डिस्प्लेसमेंट, तो लास्ट में फिर अपने आप आ जाएगा k/l। अब ध्यान से देखिए, इसके थ्रू हो जाएगा तो लगाते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये रोटेशन में पढ़ाया जाता है, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हो जाएगा क्या, जब हम ओडेस के थ्रू लेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के थ्रू हो जाएगा ml² प्लस ये k डिस्टेंस है, तो हो जाएगा mk²। तो ये अब नया आपका क्या आ गया, MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, ml, इसके थ्रू, अब समझिए कि इसके थ्रू अगर ऑसिलेट कर रहा है और अगर इसके थ्रू ऑसिलेट कर रहा है तो ml² प्लस mk²। अब यहां से m कॉमन ले लीजिए, l² प्लस k²। अब वहां से उसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो टाइम पीरियड आपका आ जाएगा 2πl, i के जगह पे अब आपका हो जाएगा MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब हो जाएगा ml² प्लस k², यहाँ आपका है mgl, चल रहा था, m से m कैंसिल हो जाएगा, और यहां से l से डिवाइड कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 2π, m से m चला जाएगा, और यहां से l से डिवाइड कर दीजिए, तो l से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा
तो आपका क्या आ जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस के स्क्वायर बाय एल हो जाएगा, एल स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए और नीचे हो जाएगा, जब एल स्क्वायर से डिवाइड नीचे कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका, वापस से यहाँ एक एल चला जाएगा और जी यहाँ से आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या सीखें, जब पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन के थ्रू हम सारा चीज खेल देख रहे हैं तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको इजी कीजिएगा तो आपका अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बहुत सिंपल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से अगर डिवाइड कीजिएगा तो एल से एल और नीचे चला जाएगा आपका एल, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय एल स्क्वायर से डिवाइड किए तो एल से एल एक नीचे कैंसिल हो जाएगा और नीचे बच जाएगा जी, और यहां से एल स्क्वायर आप यहां से कॉमन ले लीजिए, एल स्क्वायर से डिवाइड किए, एल स्क्वायर से नीचे भी डिवाइड करेंगे तो एक एल कट जाएगा, एक एल नीचे बच जाएगा, सिंपल है। एल स्क्वायर अगर कॉमन लिए तो यहाँ से क्या था जी एल, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये वापस एल नीचे एक आ जाएगा तो जी एल, तो ये आपका नया टाइम पीरियड आया। तो क्या हुआ, जब भी एक हम यहाँ से थ्योरी सीखें कि जब भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन को आपस में इंटरचेंज कर ले, यहाँ पे आप समझिए कि इसको क्रॉस ले या क्रॉस यहाँ पे ले, तो आपस में चेंज अगर करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ये भी आपका है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन। व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को इसको यहां ले ले या इसको यहां ले ले, इससे टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि टाइम पीरियड्स रिमेन सेम व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इंटरचेंज एट अदर, नथिंग। यहाँ टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये अब हम नया कंक्लूजन देखें, ये आपका है टाइम पीरियड, क्या है कि टाइम पीरियड विल नॉट चेंज इफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन इंटरचेंज इट अदर। टाइम पीरियड remains unchanged when point of suspension and point of oscillation interchanged each other, तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इन कंपाउंड पेंडुलम। क्या सीखे, टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज, टाइम पीरियड पर फर्क नहीं पड़ता है जब ये आपका है पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन, ये आपका है पॉइंट, ये एक दूसरे को आपस में चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपस में चेंज करने से। सो यहाँ से सीखे, यहाँ से आप निकाल लीजिए, बाकी सारा चीज वही आ जाएगा, के स्क्वायर बाय एल, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से आप ऊपर कीजिएगा कॉमन एल स्क्वायर, तो एक एल कैंसिल हो जाएगा, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, वापस से वही आ जाएगा सारा इक्वेशन। इसमें क्या किए, एल स्क्वायर से अगर आप डिवाइड किए ऊपर तो नीचे भी डिवाइड कीजिएगा, तो नीचे ये वही एल ऊपर चला जाएगा। तो इसमें क्या सीखें, इससे हम सीखे ये पूरा थ्योरम से कि टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इसको यहाँ ले या इसको यहाँ ले कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरचेंज करें, मतलब इसको अगर पॉइंट 2 दें और इसको पॉइंट 1 दें, तो पॉइंट 1 को अगर पॉइंट 2 से रिप्लेस करें या 2 को 1 से रिप्लेस करें, टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड। सो आगे हम इस पे कंपाउंड पेंडुलम पे
क्वेश्चन देखेंगे।